Hello students, welcome in phase rule class. Today we will discuss phase diagram of sulfur. Sulfur निकाय. Myself Dr. कल्पना खंडेलवाल. स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाले में आपको वन कंपोनेंट सिस्टम में वाटर सिस्टम समझाया था. अब हम वन कंपोनेंट सिस्टम ही सल्फर सिस्टम ले रहे हैं. सल्फर निकाय यह एक घटक निकाय है जिसमें एक से अधिक ठोस अवस्थाएं हैं. सल्फर की निम्नलिखित 4 अवस्थाएं होती हैं. स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको बता दूं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. एग्ज़ाम में आता है, पूरा एज इट इज़ आपको लिखना होता है और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है. पहला रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर, वेपर सल्फर. किसी समय पर साम्यावस्था में रहने वाली अवस्थाओं की संख्या निकाय के ताप एवं दाब पर निर्भर करती है. अवस्था नियम समीकरण के अनुसार सल्फर की चारों अवस्थाएं एक साथ साम्यावस्था में नहीं रह सकती. अधिक से अधिक 3 अवस्थाएं एक साथ उपस्थित रह सकती हैं. तो मैक्सिमम यदि हम 4 लिखते हैं, फेज रूल B4 लिखते हैं तो देखो -1 हो जाता है. ऋणात्मक स्वतंत्रता की कोटि अर्थहीन है, इसलिए हम यहाँ 3 रखेंगे तो हमारा F0 होगा, जो कि पॉसिबल है. Sulfur exists in 4 forms: rhombic sulfur, monoclinic sulfur, liquid sulfur, and vapor sulfur. This is the diagram of monoclinic sulfur, for pick of monoclinic sulfur and the rhombic sulfur. This is the phase diagram of sulfur. Students, यहाँ देखो किस तरह का phase diagram होता है, हम आगे explain करेंगे. वैसे आपको ये rhombic sulfur है यहाँ पे. This is ये रोम्बिक सल्फर, ये मोनोक्लिनिक सल्फर, ये लिक्विड सल्फर, ये वेपर फेज ऑफ सल्फर. ये हमारा फेज डायग्राम है. इसे हमें अच्छे से समझना है. अब हमने इससे पहले आपको बताया था कि हमें कर्व्स, ट्रिपल पॉइंट और एरिया के बारे में पढ़ना होता है. तो सबसे पहले हम कर्व डिस्कस कर रहे हैं कि कर्व्स कौन कौन सी कर्व्स हैं इसमें. सबसे पहले देखो, इसमें हमें 6 कर्व के बारे में पढ़ना है. कर्व ए बी. कर्व ए बी हमारा ये वाला ए बी कर्व है. इसका नाम है, यहाँ पे अभी हमने देखा, ये रोम्बिक सल्फर है. दिस इज रोम्बिक सल्फर, दिस इज मोनोक्लिनिक सल्फर, दिस इज लिक्विड, दिस इज वेपर फेज. अब सबसे पहले ए बी कर्व को हम नाम देते हैं. ए बी कर्व देखो, रोम्बिक सल्फर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. तो प्रोसेस क्या हो रहा है? सब्लिमेशन. हम इसे नाम देंगे सब्लिमेशन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर. अब हम देखते हैं बी सी. बी सी हमारा है ये वाला बी सी. बी सी यहाँ पे देखो, ये मोनोक्लिनिक सल्फर है, ये वेपर सल्फर है. तो इसको हमारा नाम क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर. क्योंकि ये सॉलिड फेज है, ये वेपर फेज है, तो ये हो गया सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर. नाउ सी डी. सी डी कौन सा है? ये वाला सी डी है. यहाँ पे देखो, ये लिक्विड है, ये वेपर फेज है. तो ये क्या हो गया? वेपर प्रेशर कर्व ऑफ लिक्विड सल्फर. हमें नाम रखना, ध्यान रखना इस तरह से है, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ लिक्विड सल्फर. अब है हमारा सीई. सीई कौन सी है? ये लाइन है हमारी सीई. इसको देखो, ये सॉलिड है, ये लिक्विड में हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर और फ्यूजन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर. ये लाइन हमारी कहलाएगी फ्यूजन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर. अब हमारा है बीई. बीई कौन सी लाइन है? ये वाली बीई लाइन है. बीई का काम हमारा, यहाँ देखो, ये रोम्बिक सल्फर है, ये मोनोक्लिनिक सल्फर है. तो क्या हो रहा है? यहाँ हमारा ट्रांजिशन हो रहा है रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक सल्फर. तो इसे हम कहेंगे ट्रांजिशन कर्व ऑफ सॉलिड सल्फर, क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए हम इस कर्व को कहेंगे ट्रांजिशन कर्व ऑफ सॉलिड सल्फर. अब
Eg, ये वाली लाइन है हमारी। यहाँ पे देखो रोम्बिक सल्फर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड सल्फर में, इसलिए हम इसे कहेंगे फ्यूजन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर। फ्यूजन कर्व ऑफ रोम्बिक सल्फर। स्टूडेंट्स, हमें इसे ध्यान से समझना है जिससे हमें नाम याद रखना इजी हो जाए। अब देखो यहाँ पे एनी कर्व फेज रूल क्या होगा, हर लाइन पे हमारे कितने फेज आ रहे हैं, 2 फेज आ रहे हैं। इस लाइन पे देखो 1 फेज 2 फेज, इस लाइन पे देखो 1 2, इस पे 1 2, इस लाइन पे 1 2, इस पे 1 2, मतलब हर लाइन पे हमारे मैक्सिमम 2 फेज आ रहे हैं, इसलिए हमारा एफ क्या हो जाएगा 1, दैट इज यूनिवेरेंट। सारे कर्व हमारे यूनिवेरेंट हैं। सल्फर 2 क्रिस्टलीय रूप रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में उपस्थित रहता है। एक वायुमंडलीय दाब पर इन रूपों का संकरण ताप ट्रांजिशन टेम्परेचर 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर रोम्बिक सल्फर, इससे उच्च ताप पर मोनोक्लिनिक सल्फर अधिक स्थायी है, अर्थात रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर ट्रांजिशन स्टेट में रहते हैं। प्रत्येक रूप का एक विशेष गलांक है। एक वायुमंडलीय दाब पर रोम्बिक सल्फर का गलांक 114 डिग्री सेंटीग्रेड तथा मोनोक्लिनिक सल्फर का 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। द्रव सल्फर 444.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। सल्फर निकाय के अवस्था आरेख को चित्र में दर्शाया गया है। इस आरेख के निम्नलिखित भाग हैं। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको 6 स्थायी वक्र के बारे में बता दिया है, 6 कर्व्स के बारे में बताया है। इसमें मित्र स्थायी वक्र है 3, तिक बिंदु है, ट्रिपल पॉइंट है, 3 ट्रिपल पॉइंट है इसमें, और एरिया है जो हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हमारा सल्फर डायग्राम है जो अभी मैंने आपको हिंदी में बताया था। यहाँ देखो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट रोम्बिक सल्फर का, ये इस तीनों का हमारा पॉइंट्स हमने बता दिए हैं यहाँ पे। अब हम तीनों सब लाइंस को डिटेल में पढ़ लेते हैं। वक्र एओ, वक्र एओ कौन सा है हमारा, ये वाला है हमारा वक्र एओ। इसे विषलंबाक्ष सल्फर का उत्तरपवादन वक्र या वाष्पदाब भी कहते हैं, सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। यह वक्र विभिन्न तापमानों पर एसआर के वाष्पदाबों को प्रदर्शित करता है। इस वक्र पर 2 अवस्थाएं रोम्बिक सल्फर और वेपर सल्फर साम्य अवस्था में है। वक्र पर किसी बिंदु को निश्चित करने के लिए तापमान तथा दाब में से केवल एक परिवर्तित को निर्धारित करना होता है। अत्र वक्र एओ पर स्वतंत्रता की कोटि 1 है। अवस्था नियम समीकरण भी इसी से निष्कर्ष निकालता है। वक्र ओबी, वक्र ओबी हमारा है, ये वाला वक्र ओबी है। इसे हम एकनाश सल्फर का उत्तरवादन चक्र सब्लिमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर भी कहते हैं। यह वक्र विभिन्न तापों पर मोनोक्लिनिक सल्फर के वाष्प दाबों को प्रदर्शित करता है। इस वक्र पर 2 अवस्थाएं मोनोक्लिनिक सल्फर और वेपर सल्फर साम्य अवस्था में है। वक्र पर किसी बिंदु को परिभाषित करने के लिए तापमान तथा दाब में से किसी एक को निर्धारित करना होता है। अतः वक्र ओबी पर स्वतंत्रता की कोटि 1 है। अवस्था नियम समीकरण भी इसकी पुष्टि करता है। 2 फेज होंगे तो एफ हमारा क्या होगा 1 होगा। ये मोनोवेरिएंट सिस्टम है, एक चर निकाय है। वक्र बीई, वक्र बीई कौन सा है हमारा, वक्र बीई ये वाला वक्र बीई है। इसे हम द्रव सल्फर का वाष्प द्रव कहते हैं। देखो यहाँ लिक्विड है, ये वेपर है, ये लिक्विड फेज है,
ये वेपर फेज है। तो ये हमारा यह वक्र मोनोक्लिनिक सल्फर के गलांक B से आरंभ होता है तथा सल्फर लिक्विड के क्रांतिक ताप पर समाप्त होता है। इसे उच्च ताप पर लिक्विड अवस्था अदृश्य हो जाती है। यह वक्र विभिन्न तापमानों पर लिक्विड सल्फर वाष्प दाबों को प्रदर्शित करता है। इस वक्र पर किसी बिंदु को परिभाषित करने के लिए ताप तथा दाब में से किसी एक को स्थिर करना पड़ता है। अतः इस निकाय की स्वतंत्रता की कोटि 1 है। अवस्था नियम समीकरण से यह निष्कर्ष निकलता है। वापस देखेंगे, हम 2 फेज रखेंगे। F हमारा आ जाएगा 1। अब वक्र OC, वक्र OC कौन सा हो गया हमारा? ये वाला वक्र OC है। इस वक्र को सल्फर का समकरण ताप कहते हैं। ये रोम्बिक सल्फर, ये मोनोक्लिनिक सल्फर है। यह यहाँ पे रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर साम्यावस्था में रहते हैं। यह वक्र ऐसा SM के संकरण ताप पर दाब के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। चूंकि वक्र OC दाब अंश से दूर की ओर झुका है, अतः स्पष्ट है कि दाब वृद्धि से संकरण ताप में वृद्धि होती है। देखो, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, ये हमारा इसका स्लोप इस तरफ जा रहा है। वक्र C पर समाप्त हो जाता है। इससे उच्च ताप पर मोनोक्लिनिक अवस्था अदृश्य हो जाती है। इस वक्र पर निकाय की स्वतंत्रता की कोटि 1 है, जैसा कि अवस्था नियम समीकरण में 2 फेज है। F हमारा 1 हो जाएगा। यह एकचर निकाय है। वक्र BC, वक्र BC हमारा कौन सा है? देखो, ये पॉइंट है हमारा B, ये है BC, ये वाला हमारा BC है। इस वक्र को मोनोक्लिनिक सल्फर का गलन वक्र भी कहते हैं। ये मोनोक्लिनिक हो गया, ये लिक्विड हो गया हमारा। इस वक्र पर मोनोक्लिनिक सल्फर तथा SL समावस्था में है तथा निकाय एकचर है। यह वक्र SM के गलांक पर दाब के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। चूंकि वक्र BC दाब अंश से दूरी की ओर झुका है, अतः दाब वृद्धि से मोनोक्लिनिक सल्फर के गलांक में भी वृद्धि होती है। अतः यह वक्र बिंदु C पर समाप्त हो जाता है। इसे उच्च ताप पर मोनोक्लिनिक सल्फर, यहाँ देखो, ये है, यहाँ पे मोनोक्लिनिक सल्फर हमारी केवल इस एरिया में है और ये इस पॉइंट पे बाद हमारी क्या है? रोम्बिक सल्फर है। रोम्बिक सल्फर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ये हमें ध्यान रखना है। देखो, ये इनके टेम्परेचर है। 120 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर उपस्थित नहीं रहेगा। वक्र CD, वक्र CD है ये वाली वक्र। इस वक्र को SR का गलन वक्र कहते हैं। देखो, ये रोम्बिक सल्फर है। रोम्बिक सल्फर यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए इसे हम गलन वक्र कहते हैं। इस वक्र पर रोम्बिक सल्फर तथा लिक्विड सल्फर अवस्थाएं साम्यावस्था में है, अतः निकाय एकचर है। यह वक्र रोम्बिक सल्फर के गलांक पर दाब के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। वक्र सीधी से स्पष्ट है कि दाब वृद्धि से SR के गलांक में वृद्धि होती है। Now curves, dashed curves हम कर्व BF कर्व, देखो यहाँ पे ये वाला एरिया जो डैश दिख रहा है, दिस इज द BF पोर्शन। दिस इज सब्लिमेशन कर्व ऑफ मेटास्टेबल रोम्बिक सल्फर। नाउ कर्व CF, दिस इज CF curve. This is vapor pressure curve or curve of supercooled liquid sulfur. FE, this is FE, ये वाली लाइन जो है FE है। Fusion curve of metastable sulfur triple point and area we will discuss in next point. मित स्थायी वक्र, कर्व वक्र OA' मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था कि ये क्या है। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसे SR का मित्र स्थायी
उत्प्रवर्धन वक्र कहते हैं। यदि रोम्बिक सल्फर की बहुत धीरे धीरे गर्म किया जाए तो बिंदु O 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोम्बिक सल्फर का रूपांतरण मोनोक्लिनिक सल्फर में हो जाता है। यदि रोम्बिक सल्फर को शीघ्रता से गर्म किया जाए तो 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोम्बिक सल्फर का मोनोक्लिनिक सल्फर में रूपांतरण नहीं होता है तथा रोम्बिक सल्फर का वाष्प दाब वक्र बढ़कर 114 डिग्री सेंटी तक पहुंच जाता है। आपको अभी बताया था A' लाइन जो कि SR का गलांक है। संकरण ताप से ऊपर रोम्बिक सल्फर मित स्थायी है, अतः बिंदु A' मित स्थायी SR का गलांक है। इस वक्र पर मित स्थायी SR और ऐसी अवस्थाएं साम्य अवस्था में हैं, अतः निकाय की स्वतंत्रता की कोटि 1 है। क्योंकि मितस्थायी रोम्बिक सल्फर और सल्फर वेपर की अवस्था से थोड़ा सा विशोध होने पर वक्र OA' वक्र OB में विलीन हो जाता है। अब वक्र BA' वक्र EB को आगे बढ़ाने पर वक्र BA' मिलती है। इस वक्र को SL का मितस्थायी वाष्प कहते हैं। यह वक्र SL के तीव्र शीतलन से अति शीतलन हो जाने के कारण प्राप्त होता है। इस वक्र पर मित स्थायी लिक्विड सल्फर तथा वेपर सल्फर साम्य अवस्था में है तथा निकाय की स्वतंत्रता की कोटि 1 है। द्रव सल्फर की शीतलता से ठंडा करने पर बिंदु B पर मोनोक्लिनिक सल्फर पृथक नहीं होता है तथा लिक्विड सल्फर का वाष्प दाब A' तक पहुंच जाता है जो मित स्थायी SR का गलांक है। मेटास्टेबल रोम्बिक सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है। वक्र CA' इस वक्र को रोम्बिक सल्फर का मित स्थायी गलांक वक्र कहते हैं। इस वक्र पर रोम्बिक सल्फर तथा लिक्विड सल्फर मित स्थायी समयावस्था में है। निकाय एक चर है। यह वक्र मित स्थायी मेटास्टेबल रोम्बिक सल्फर के गलांक पर दाब के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ट्रिपल पॉइंट्स, हमें 3 ट्रिपल पॉइंट्स हैं इसमें। देखो, पहला ट्रिपल पॉइंट है ये वाला, दूसरा ट्रिपल पॉइंट है ये वाला, तीसरा ट्रिपल पॉइंट है ये वाला। ट्रिपल पॉइंट 3 का मतलब क्या है? जहाँ पे 3 फेज मिले। पहला ट्रिपल पॉइंट में देखो सॉलिड रोम्बिक सल्फर है। मैं एक एक वापस बताते हैं। पहला ट्रिपल पॉइंट ये है हमारा ट्रिपल पॉइंट B। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से 3 फेज आ रहे हैं। पहला सॉलिड रोम्बिक, दूसरा सॉलिड मोनोक्लिनिक, तीसरा वेपर। मतलब इस पॉइंट पे 3 फेजेस इक्विलिब्रियम स्टेज में है, इसलिए हम इसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट B। अब ट्रिपल पॉइंट C, ये वाला ट्रिपल पॉइंट C है। यहाँ देखो कौन कौन से 3 फेज आ रहे हैं। पहला सॉलिड मोनोक्लिनिक, दूसरा लिक्विड और तीसरा हमारा वेपर। मतलब इस पॉइंट पे 3 फेज को एग्जिस्ट कर रहे हैं। मोनोक्लिनिक सल्फर, दूसरा लिक्विड सल्फर, तीसरा वेपर सल्फर। तीसरा ट्रिपल पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट E। अब यहाँ भी 3 फेज को एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहला रोम्बिक सल्फर, दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फर और तीसरा लिक्विड सल्फर। तो इस पॉइंट पे भी 3 फेज को एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये ट्रिपल पॉइंट है। एट एनी ट्रिपल पॉइंट कितने फेज हो रहे हैं? 3 फेज हो रहे हैं, इसलिए हमारा F क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और हम इसे नॉन वेरिएंट सिस्टम कहेंगे। त्रिक बिंदु, जो अभी हमने 3 डिस्कस किए थे, इसे हम आपको बता देते हैं। त्रिक बिंदु O, यह बिंदु ऐसा रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर के संकरण ताप को प्रदर्शित करता है। इस बिंदु पर रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और वेपर सल्फर समय अवस्था में रहते हैं, अतः यह अचर बिंदु है। F हमारा 0 हो गया। ऐसे ही त्रिक बिंदु B, यहाँ पे रोम्बिक मोनोक्लिनिक सल्फर के गलांक को प्रदर्शित करता है। इस बिंदु पर मोनोक्लिनिक सल्फर
लिक्विड सल्फर और सल्फर वेपर साम्य अवस्था में है। यह भी एक त्रिक बिंदु है जिस पर स्वतंत्रता की कोटि 0 है। त्रिक बिंदु सी, इस बिंदु पर रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और लिक्विड सल्फर साम्य अवस्था में है। यह भी एक त्रिक बिंदु है जिस पर स्वतंत्रता की कोटि 0 है। बिंदु सी पर तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दाब 1290 वायुमंडल है। एरिया, अब हमने आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है, कर्व डिस्कस करने होते हैं, ट्रिपल पॉइंट करने होते हैं और एरिया डिस्कस करने होते हैं। नाउ एरिया सबसे पहले हम एरिया हमारा क्या हो गया, ये वाला एरिया हो गया, एरिया नंबर 1। कौन सा, देखो एरिया ए बी, ये एक एरिया हो गया हमारा। ऐसे ही दूसरा एरिया कौन सा हो गया हमारा, ये अंदर वाला एरिया हो गया, ये हमारा दूसरा एरिया हो गया मोनोक्लिनिक सल्फर। तीसरा एरिया हमारा क्या हो गया, ये वाला तीसरा एरिया हो गया लिक्विड सल्फर। चौथा एरिया कौन सा हो गया हमारा, ये वाला एरिया हमारा चौथा वाला हो गया वेपर सल्फर। अब देखो ये 1, ये 2, ये 3, मतलब हमारे 4 एरिया हैं इसमें। ये देखो ये 1 एरिया, ये 2 एरिया, ये 3 एरिया और ये 4 एरिया। अब इन चारों में कितने फेज हैं, केवल एक है। यहाँ केवल सॉलिड रोम्बिक सल्फर है, यहाँ सॉलिड मोनोक्लिनिक है, यहाँ केवल लिक्विड है, यहाँ केवल वेपर है। तो हमारे क्या हो गए, सारे एरिया में कितने फेज हैं, एक फेज है। तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, 3 - 1 मतलब 2, मतलब बाय वेरिएंट। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्षेत्र, अवस्था आरेख को निम्न 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। AOCD के ऊपर क्षेत्र केवल जहाँ पे सॉलिड रोम्बिक सल्फर है, दूसरा केवल वेपर सल्फर है, तीसरा केवल लिक्विड सल्फर है, चौथा केवल मोनोक्लिनिक सल्फर है। उपरोक्त सभी क्षेत्र में अवस्था उपस्थिति एक अवस्था उपस्थित होती है। अतः प्रत्येक क्षेत्र में निकाय की स्वतंत्रता की कोटि 2 है, जैसे कि अवस्था नियम समीकरण से स्पष्ट है। अतः सभी क्षेत्रों में किसी भी बिंदु को परिभाषित करने के लिए ताप दोनों परिवर्तितों की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये एक लेंथी क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।